प्लेटो का एक निजी विचार था कि मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि मैं असंस्कृत गैर यूनान की बजाय यूनान में जन्मा, दास की बजाय नागरिक के रूप में, स्त्री की बजाय पुरुष के रूप में जन्मा। किंतु मैं सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को धन्यवाद करता हूँ कि मैं सुकरात के युग में जन्मा। तो दोस्तों, इन चीज़ों से एक आइडिया लगा सकते हैं कि सोक्रेटिस वो कितने महान थिंकर थे उस टाइम के, जिनको प्लेटो जैसा शिष्य जिनके बारे में इतनी बड़ी बात कह रहा है कि सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करूँगा, यानी कि मैंने जन्म लिया तो मैं सुकरात के युग में जन्म लिया मैंने। प्लेटो एक नॉर्मेटिव दार्शनिक थिंकर थे। नॉर्मेटिव यानी कि दोस्तों मानकीय, ऑट टू बी एंड शुड टू बी, यानी कि चाहिए पर बल दिया करते थे। कोई भी चीज़ क्या आइडियल हो सकती है समाज के लिए, राज्य के लिए, व्यक्ति के लिए, सभी के लिए। समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, राज्य के लिए क्या चीज़ आइडियल हो सकती है, एक अच्छा राज्य कैसे हो सकता है, एक अच्छे राज्य का निर्माण कैसे हो सकता है, ये कुछ आइडियाज़ इनके इधर उधर घूमते हैं राज्य के संदर्भ में, व्यक्ति के संदर्भ में। प्लेटो प्लेटो का जन्म जिस वर्ष हुआ था वो 428 ईसा का टाइम था। और उस टाइम एक घटना घटी थी कि एथेंस और स्पार्टा के बीच में युद्ध चल रहे थे, और यह युद्ध 28 वर्ष तक चला, जिसे पेलोपोनेशियन वार कहते हैं। और यह वार पेलोपोनेशियन वार था, जो एक प्लेटो के जो मन के अंदर, प्लेटो की आत्मा को उसने झकझोर दिया, क्योंकि उसका बचपन हमें मतलब 28 वर्ष तक उनका भयभीत से गुजरा था। युवावस्था में प्लेटो राजनीति में जाने की बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा रखते थे, क्योंकि वह सुकरात के शिष्य थे और उनको राजनीति में जाना बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन प्लेटो ने अपनी जो युवा अवस्था थी उसमें दो, एक नहीं दोस्तों, दो असफल सरकारें देखी थी, जिसमें रूल ऑफ 30 था, यानी कि 30 लोगों का जो शासन था, मतलब जो एक 30 यानी कि टायरनी थी, यानी कि छोटा एक गुटतंत्र के अधीन शासन था। और थोड़े टाइम बाद गुटतंत्र को वो कलेप्स कर दिया गया, और उसके बाद यूनान में वापस वो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश किया गया। तो असफल क्यों बोला गया कि दोनों ही सरकारें, जो एक 30 लोगों की थी और लोकतंत्र की सरकार थी, दोनों ही सरकारें असफल कैसे थी ये जानते हैं। 30 लोगों की जो सरकार थी वो इसलिए मानता है कि उनके जो गुरु सुकरात थे, प्लेटो के जो गुरु सोक्रेटिस थे, उनको 30 लोगों की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने यह कहा कि सुकरात है ना, सुकरात तत्कालीन जो यूनान के जो युवक हैं, यूथ है, उसको भ्रष्ट बना रहा है। क्योंकि सोक्रेटिस की एक आदत थी कि वो मार्केट में या बाजार में या गली मोहल्लों हर जहाँ लोग मिलते वहाँ उनसे पूछता कि जस्टिस क्या है। यानी कि उनका मेथड था डायलैक्टिक्स, यानी कि द्वंद्वात्मकतावाद। द्वंद्वात्मकतावाद वो चीज़ होती है कि एक विचार और दो विचार है, दोनों विचार जो जैसे अपनी अपनी फॉर्म में तो दोनों निरपेक्ष हैं, लेकिन जब दोनों के बीच में अंतर दवंद नहीं होगा, एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, तो नया जो सत्य उभर के नहीं आएगा। ये जो सत्य उभारने का कार्य जो सोक्रेटिस कर रहे थे, वो यहाँ की जो 30 लोगों की जो सत्ता थी उनको पसंद नहीं आया, तो इन्होंने भ्रष्ट बनाने का आरोप लगाया। जैसे ही 30s का रूल ख़त्म हुआ, उसके बाद जो डेमोक्रेसी की सरकार आई, उसने प्लेटो को जहर का प्याला दे दिया, जहर का प्याला दे दिया, यानी कि या तो मृत्युदंड स्वीकार करो या देश निकाला करो। लेकिन सोक्रेटिस यानी कि एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उन्होंने देश निकाले की बजाय उन्होंने जहर के प्याले को स्वीकार किया। तो कुछ ऐसी घटनाएं थी। पहले तो प्लेटो का जो मन था वो राजनीति में जाने का था, महत्वाकांक्षा थी, एक वेरी एम्बिशियस पर्सन था ये। लेकिन जिस तरह से उनके गुरु के साथ ये सब चीज़ें हुई, इन घटनाओं ने युवा प्लेटो को राजनीति से विमुख कर दिया और राजनीति से उनका मोह भंग हो गया, और उन्होंने 11 वर्षों तक एक तरीके से अज्ञातवास का जीवन काटा, जिसमें इटली, सिसिली यानी कि जो मेडिटेरियन सी वाले जो देश हैं उन क्षेत्रों में भटकता रहा।
लेकिन 11 वर्षों के बाद वो वापस अपने देश एथेंस में चला जाता है और एथेंस में जाके एकेडमी की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है दोस्तों? एकेडमी की स्थापना करता है। एथेंस में जाके एकेडमी की स्थापना करता है और जिसमें वो लिखता है कि जिन लोगों को मैथमेटिक्स नहीं आती, जिन लोगों को मैथमेटिक्स नहीं आती, उनका यानी कि उनका एकेडमी में एंट्री करना है वो अलाउ नहीं होगा। यानी कि मैथ्स का, उनको मैथ का कहने का अर्थ ये था कि हर वो व्यक्ति जो तर्क और वितर्क करना नहीं जानता, हर वो व्यक्ति जो तर्क करना और वितर्क करना नहीं जानता, वो एकेडमी में एंट्री नहीं कर सकता। चलिए आगे देखते हैं। अब 367 के काल में ईसा पूर्व की बात है, जब प्लेटो एकदम प्रौढ़ अवस्था में था, यानी कि मैच्योर प्लेटो है। वो सरायक्यूज के जो नए शासक थे डायोनियस, उनको शासन कला सिखाने के लिए है वो इटली चला जाता है। वहाँ उनको अपने आइडियाज़ के बारे में थोड़ा बहुत बताता है, लेकिन वह दोनों बार असफल रहता है वहाँ, यानी कि उस जो शासक थे डायोनियस उनको समझा नहीं पाता है। 80 वर्ष की आयु में प्लेटो का देहांत हो जाता है। अब कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। सबसे इम्पोर्टेंट आइडियाज़ कुछ ऐसे हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कुछ ऐसे आइडियाज़ जिस तरह से नंबर एक कि सोफिस्ट कौन थे, सोफिस्टों के बारे में हम क्या जानते हैं, और सोफिस्टों की क्या विचारधारा थी, सोफिस्टों के संबंध सोक्रेटिस से कैसे थे, प्लेटो से कैसे थे, तत्कालीन परिस्थितियां कैसी थी जो सोफिस्टों के जो रिलेशन है उनको निर्धारित करती थी। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों सोफिस्ट के बारे में। सोफिस्ट है वो 500 ईसा पूर्व एथेंस के अंदर जो लोकतंत्र था, लोकतंत्र अपने जब चरम पर था, यानी कि डेमोक्रेसी, उस टाइम पर यह विचारधारा ये अपने एक चरम स्थिति पर थी। सोफिस्ट विचारधारा विचारों की स्वतंत्रता में विश्वास करती थी, विचारों की स्वतंत्रता में। सोफिस्ट कुछ घुमंतु शिक्षक थे। कौन थे? घुमंतु शिक्षक थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते और लोगों को क्या देते? वाक्पटुता की, यानी कि शासन व्यवस्था में कामयाब कैसे हुआ जाए, उन सब चीज़ों की शिक्षा देते थे। और वो जानते थे कि आज का युग डेमोक्रेसी का युग है, और डेमोक्रेसी के युग में केवल जो व्यक्ति वाक्पटु है, यानी कि अच्छा खासा जो बोलना जानता हो वही शासन में आगे बढ़ेगा। तो उस टाइम जो लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते थे उनके लिए ये एक वरदान से कम नहीं था। कुछ जो सोफिस्ट जो थे वो जो यूनान से थे उनको हेलेनिक बोलते हैं, हेलेनिक। और कुछ सोफिस्ट जो गैर यूनान से थे उनको मैटिक्स बोला जाता है, उनको मैटिक्स बोला जाता है। सोफिस्टों में जैसे प्रोटागोरस, जॉर्जियास, ट्रेसिमैक्स, ये कुछ मुख्य सोफिस्ट हुए हैं। सोफिस्ट लोग, उनका एक दो मेजर प्रिंसिपल है। एक प्रिंसिपल उनका है कि ह्यूमनिस्ट हैं, ये लोग मानवतावादी हैं। एक तो ये सबसे बड़ा जो पहलू है वो इनका मानवतावादी है। दूसरा ये ससेप्टिकल थ्योरी में विश्वास करते हैं, जिसे बोलते हैं द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि सत्य की सापेक्षता। सत्य की सापेक्षता का अर्थ है कि सत्य हमेशा क्या है? बदलता रहता है। सत्य एक परिवर्तनशील है जो परिस्थितियों काल के अनुसार बदलता रहता है। और ह्यूमनिस्ट ये कैसे हैं? ह्यूमनिस्ट इनका जो सोफिस्ट जो व्यक्तियों या सोफिस्ट विचारधारा को जो मानने वाले थे, उनका मानना था कि जो मनुष्य है सभी वस्तुओं का क्या है? सभी वस्तुओं का मानदंड है,
यानी कि मनुष्य जब हर चीज का मानदंड हो गया तो मनुष्य प्रायोरिटी में आ जाता है। मनुष्य क्या आ जाता है? प्रायोरिटी में, प्राथमिक स्थिति में आ जाता है। जब मनुष्य किसी प्राथमिक स्थिति में आ जाता है, मनुष्य जब कभी प्राथमिक स्थिति में आ जाता है, जिस तरह और अरस्तु प्लेटो और अरस्तु दोनों राज्य को प्राकृतिक संस्था मानते हैं। राज्य को प्राकृतिक संस्था मानते हैं, राज्य को स्वाभाविक संस्था मानते हैं, यानी कि राज्य एक ऑर्गेनिक है, नेचुरल है। वहीं जो सोफिस्ट विचारधारा के जो लोग हैं, जो थिंकर हैं, वो राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानते हैं। कृत्रिम संस्था मानते हैं। वो कहते हैं कि राज्य तो व्यक्ति के जो स्वार्थ है उनकी पूर्ति के लिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा उत्पन्न किया गया है। सोफिस्टों का मानना था कि जो कानून है और जो न्याय है वो प्राकृतिक नहीं है, कभी भी वो प्राकृतिक नहीं हो सकते। जो न्याय और कानून व्यवस्था है वो तो केवल राज्य सत्ता की देन है। जिस तरह की राज्य सत्ता होगी वैसे कानून होंगे, वैसा न्याय मिलेगा लोगों को। ये मानते हैं कि पावर यानी कि शक्ति ही ट्रुथ है, पावर इज ट्रुथ। इनका ये एब्सोल्यूट आइडिया है दोस्तों, शक्ति ही सत्य है। जिस तरह रसी मैक्स बोलता है कि शक्तिशाली का यानी कि न्याय जो जस्टिस उसी का है जो शक्तिशाली चाहे, यानी कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, क्योंकि वो अपनी जो शक्ति है उसका प्रयोग करके जस्टिस को फोल्डिंग कर सकता है, मोल्डिंग कर सकता है किसी तरह से।